हेलो एवरीवन। ये वीडियो 14 अक्टूबर को जो री एग्ज़ाम हुआ, जो चीज़ें उसमें बच्चों को फेस करनी पड़ी, जो इनजस्टिस हुआ उनके साथ और जो चेयरमैन का इंटरव्यू हुआ, इन चीज़ों पर हम बात करेंगे। 14 अक्टूबर के जो री एग्ज़ाम था वो बाकी शिफ्ट से कैसे डिफरेंट है, ये इस बारे में बात करेंगे। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके बारे में बात करो, लोगों को बताओ इसके बारे में, और मेल करो, जो न्यूज़ चैनल्स हैं उनको मेल करो, एसएससी को मेल करो, आरटीआई फाइल करो, जो भी करना है अपने लेवल पर करो। क्योंकि मेरा मानना है कि बहुत चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन हम बात कर सकते हैं उन चीज़ों में। उन चीज़ों के बारे में बात करने का भी फ़र्क पड़ता है। लोगों को उस बारे में बताने का बहुत ज़रूरी है कि हो क्या रहा है वास्तविकता में। जो एसएससी से रिलेटेड हैं, जो तुम्हारे दोस्त हैं, उनको तो बताओ। जो नहीं भी हैं, जो नहीं भी जानते हैं इन चीज़ों को, तुम्हारी फैमिली की या फिर तुम्हारे ऐसे दोस्त जो एसएससी की प्रिपरेशन नहीं कर रहे, किसी और चीज़ की कर रहे हैं, उनको बताओ कि हो क्या रहा है। क्योंकि बात करना बहुत ज़रूरी है। बात उठती है तभी फैलती है। तो लोगों को बताना और समझाना भी बहुत ज़रूरी है कि वास्तविकता में हो क्या रहा है। इतनी जल्दी कोई नहीं समझता, लेकिन बात करना बहुत ज़रूरी। तो आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में हुआ क्या। एसएससी सीजीएल का प्री होना था, ठीक है, वो 12 सितंबर से 26 सितंबर तक शेड्यूल था। प्री चल रहा था, बहुत अच्छे से चल रहा था। लोगों को दिक्कतें आ रही थी, सेंटर्स पर एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे थे। शुरुआत में तो एक ही दिन में 2-2, 3-3 सेंटर पे एग्ज़ाम कैंसिल हुए, नहीं शायद 6 सेंटर में। जब 12 तारीख को एग्ज़ाम हुआ तो 6 सेंटर पर एक साथ एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। उसके साथ साथ एग्ज़ाम जब कंडक्ट हो रहा था तभी बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारे बच्चों को दिक्कतें आई। तो एसएससी ने क्या बोला कि भैया हम एक फ़ीडबैक के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है, उस पर आप जाओ, अपना फ़ीडबैक भरो, हम देखेंगे कि वैसी चीज़ें हुई हैं कि नहीं हुई हैं, और फिर हम आपका री एग्ज़ाम करवाएंगे बाद में। तो मामला थोड़ा शांत हो गया कि ठीक है, री एग्ज़ाम होगा, जिनको दिक्कतें आ रही हैं उनका री एग्ज़ाम होगा, और जिनको दिक्कतें नहीं आ रही उनका री एग्ज़ाम नहीं होगा। वो अपना चिल मस्त चल रहा था एग्ज़ाम। पूरा एग्ज़ाम ख़त्म हो गया। मेरा जो एग्ज़ाम था वो 25 सितंबर को था, शिफ्ट 2 में। मैं भी अपना एग्ज़ाम देखा, मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था, मतलब काफ़ी अच्छा गया था, जैसा मैंने सोचा था या जैसा मेरे मॉक्स में स्कोर आ रहे थे उससे भी बेटर गया था। काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया था, कोई भी दिक्कत नहीं आई थी मुझे सेंटर पे या कहीं भी। मैं अपना मस्त एग्ज़ाम देके अपने घर निकल गया, क्योंकि मेरा 25 सितंबर को था, 26 को उसके एक दिन बाद ये एग्ज़ाम ख़त्म ही होने वाला था। तो जब भी होता है ना, जैसे प्री होता है या फिर कोई ऐसे बड़ा एग्ज़ाम होता है, आदमी दे के निकल लेता है घर, 2-3 दिन रुक के आता है, अपनी चीज़ें सोचता है, फिर मेंस के लिए प्रिपेयर करता है, क्योंकि उसको पता है कि उसका प्री निकल जाएगा, उसने अच्छा स्कोर किया है। जो भी एक सीरियस स्टूडेंट होता है वो यही करता है कि भाई हाँ, एक उसका स्टेप ख़त्म हो गया, थोड़ा रेस्ट लेगा 2-3 दिन का, फिर अपना मेंस के लिए प्रिपेयर करेगा। तो ऐसा ही सेम मैंने किया। 25 सितंबर को मैंने एग्ज़ाम दिया, और फिर मैं एग्ज़ाम दे के सेंटर से उधर से ही घर निकल गया। फिर मैं घर गया, अपना थोड़ा बहुत आराम किया। उसके बाद क्योंकि मुझे ऐसे कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी, ना मैंने वहाँ पे कोई फीडबैक डाला था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, मेरा री एग्ज़ाम कर दो, या ऐसा कुछ भी नहीं। जो मैंने आराम से चिल होके, जैसा एक आम स्टूडेंट का पेपर होता है वैसा होके अपना निकल गया था। उसके बाद मैं आया, थोड़ा और चीज़ें सॉर्ट आउट की। उसके बाद 6 तारीख को जब इसका वो आया कि हाँ, फिर पता चला 14 अक्टूबर को बच्चों का री एग्ज़ाम होना है। जिनको भी दिक्कतें आई हैं उनको, अपनी को क्या है, अपना तो कोई दिक्कत ही नहीं आई है, अपना री एग्ज़ाम ही नहीं होना है। उसके बाद हुआ ये कि 6 अक्टूबर को सबकी सिटी लाइव हुई कि किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक। तो उसमें बहुत सारे लोगों ने चेक किया कि भाई किसका किसका होना है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ग्रीवेंस नहीं डाली थी, फीडबैक फॉर्म नहीं भरा था, उनका भी री एग्ज़ाम शेड्यूल्ड हो गया। तो फिर सारे ग्रुप में बात चलने लगी कि भाई सब लोग चेक कर लो किसका किसका हुआ, किसका किसका नहीं हुआ। मैंने चेक किया, मेरा री एग्ज़ाम लग गया। भाई 1% की मुझे दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन मेरा री एग्ज़ाम लग गया 14 अक्टूबर को। अब मैं परेशान कि भाई क्यों लग गया, क्या दिक्कत है, कोई वही नहीं, मतलब किस बेसिस पे मेरा री एग्ज़ाम कर दिया गया। मेरे बाकी सारे दोस्तों ने भी देखा, किसी का भी री एग्ज़ाम नहीं हुआ था, मेरा हुआ। मैंने कहा चलो ठीक है। मुश्किल से 7-8 दिन थे पढ़ने के लिए। मैंने कहा ठीक है 7-8 दिन पढ़ता हूँ, लेकिन कोई वो भी नहीं, कुछ पता भी नहीं कि भाई किस चीज़ वजह से री एग्ज़ाम हुआ, क्या दिक्कत हुई, कुछ नहीं, कोई भी वो नहीं। उसके बाद हुआ ये कि 11 अक्टूबर को ये मेल आया मेरे पास। उसमें लिखा हुआ था कि आपका टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रीज़न की वजह से हम री शेड्यूल कर रहे हैं एग्ज़ाम को, आपको 14 अक्टूबर को एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा, ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा था कि अगर आप नहीं देने जा रहे हो
तो आपको जो पहला वाला है उसको हम कंसीडर भी नहीं करेंगे, यानी आपको देने जाना पड़ेगा। अगर नहीं जा रहे हो तो वैसे ही बाहर हो। मैं भाई एग्ज़ाम देने चला गया, बहुत बच्चे डाउट में थे, बहुत लोग बात कर रहे थे आपस में कि भाई किस वजह से हुआ, क्योंकि जिन्होंने ग्रीवेंस डाला था उनमें से बहुत सारे बच्चों का नहीं हुआ। जिनका एग्ज़ाम होना चाहिए था, जिनको वास्तविकता में दिक्कत थी अपने एग्ज़ाम से, उन्हें चाहिए था एग्ज़ाम, उनका एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ था, हुआ ही नहीं उनका। और जो करके आए थे अच्छा, उनका एग्ज़ाम हो गया। फिर हम लोग जब मैं अपने सेंटर पे पहुंचा, वहाँ मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की कि भाई तुमने भरा था क्या, तुमने फीडबैक फॉर्म भरा था। 95% मेरा जो सेंटर था वहाँ पर 95%। मैंने बहुत सारे बच्चों से पूछा था, ऐसा नहीं कि 2 4 5 से पूछा हो, बहुत सारे बच्चों से मैंने पूछा, तो 95%। और वो भी आपस में से हम लोग डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे थे ऐसे ही, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे ही थे बच्चे जिनका एग्ज़ाम फीडबैक की वजह से हुआ था, वरना सारे अच्छे बच्चे और सारे के सारे अबव एवरेज वाले बच्चे थे, जिनको देख के भी लगता था कि हाँ ये अपनी पढ़ाई को लेके बहुत ही सिंसियर हैं, बहुत सिंसियरली पढ़ाई कर रहे हैं अपनी, वैसे वाले स्टूडेंट, सारे अच्छे स्टूडेंट। तो हम लोग वहाँ देख के पता चल गया कि भाई पता नहीं क्या हो रहा है, अपनी शिफ्ट का तो एवरेज बहुत हाई जाएगा। फिर ये सारी वहाँ बात हुई, एग्ज़ाम हुआ हम लोगों का। जब हम लोग एग्ज़ाम देके निकले, हम लोगों को पता चला कि हाँ भाई जो एग्ज़ाम का लेवल था ना इस शिफ्ट का, वो पहले वाली शिफ्ट से काफ़ी अच्छा था। और जो ये बच्चे देने आए थे ना, ये डिफरेंट शिफ्ट के बच्चे थे, ऐसा नहीं था कोई एक शिफ्ट के बच्चे हों, ये डिफरेंट शिफ्ट के बच्चे थे, डिफरेंट सेंटर्स के बच्चे थे। तो वो सारे बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम देने हुए आए हुए थे। ठीक, ये यहाँ पर स्टोरी ख़त्म होगी एग्ज़ाम देने के बाद। उसके बाद जब आंसर की आई, क्योंकि पता तो चल ही रहा था ना कि भाई देखो तुम सेंटर पे जाते हो, तुम एक ठीक ठाक स्टूडेंट हो, तुम्हें पता चलता है, तुम आपस में बात करते हो तो पता चलता है क्या हो रहा है। तो उसके बाद जब आंसर की आई, पहली बात तो आंसर की खुली नहीं इनके वेबसाइट पे बहुत दिन तक, 2 दिन तक तो आधे बच्चे देख ही नहीं पाए। उसके बाद सारे बच्चों ने अपना रैंक मित्रा पे डाटा चेक किया। तो जब डाटा देखोगे ना, तो जो एवरेज आ रहा है, एवरेज कैसे आता है मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो किसी शिफ्ट में 200 बच्चों ने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, किसी बच्चे ने 100 किया, किसी ने 50 किया, किसी ने 150 किया, किसी ने 200 किया, ठीक है। अब इनका एवरेज निकाल के शिफ्ट का एवरेज बन जाता है, ठीक है। 150, 300, 200, 500 बट्टे 4 करोगे ना, 125 के आसपास आएगा, 125 आएगा, तो इतना तुम्हारा एवरेज स्कोर बन गया शिफ्ट का। ऐसे होता है। तो ये जो एवरेज है ना, ये जो इनका एवरेज आया हुआ है, अब किसी ने 10 स्कोर किया, किसी ने -10 स्कोर किया, किसी ने 170 स्कोर किया, किसी ने 150, ऐसे करके जब एवरेज निकालोगे ना शिफ्ट का, तो उस हिसाब से पता चलता है कि कौन सी शिफ्ट टफ है, कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट मॉडरेट है। एवरेज से पता चलता है कि किस शिफ्ट में कितने बच्चों का एवरेज आ रहा है, क्या एवरेज आ रहा है, और उस हिसाब से शिफ्ट टफ या हार्ड या फिर इजी डिसाइड होती है। तो ये होता है। अब तुम देखो, ये जो 12 सितंबर की शिफ्ट है, इसको सब हार्डेस्ट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो इसका एवरेज मार्क्स है ना, वो 99.22 है। और जो ये अभी मैं 14 अक्टूबर, ये जो हमारा री एग्ज़ाम वाली शिफ्ट है, ये इसकी मैं बात नहीं कर रहा। आप यहाँ तक देखोगे ना, 23 सितंबर की शिफ्ट को ये सबसे इजी कह रहे हैं, ठीक है। और इसका जो एवरेज है 119 है, ठीक। अब मैं आपको बता देता हूँ, मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वो 25 सितंबर को हुआ था शिफ्ट 2 में। कहाँ है 25 सितंबर शिफ्ट 2? कहाँ गई? मैं एक सेकंड वेट करो, मैं ढूंढ लेता हूँ यार। मिल क्यों नहीं रे भाई? हाँ, ये देखो, जो ये 25 सितंबर शिफ्ट 2, ये थी मेरी शिफ्ट, ठीक है। इसका एवरेज है 113। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ ना, ये जो मेरी शिफ्ट थी 14 अक्टूबर को, ये इससे कहीं अच्छी थी। मतलब इसका जो लेवल था, इसमें जो क्वेश्चन आए थे, इससे कहीं ज़्यादा टफ थे। मतलब मैं अगर एक अनुमान भी लगाऊं ना, तो मेरी शिफ्ट कहीं यहाँ स्टैंड करनी चाहिए, एटलीस्ट 106, 108 के आसपास स्टैंड करनी चाहिए। लेकिन मेरी शिफ्ट का एवरेज है क्या? 127.85 है। ये 2.5 लाख कैंडिडेट का डाटा है, ठीक, उसमें से, यानी 128 के आसपास ये है एवरेज। तुम सबसे ईजी से भी ले लो ना, उससे भी 7-8 नंबर ज़्यादा है, 8-9 नंबर ज़्यादा है, ठीक। तो इस हिसाब से चल रहा है। अब भाई फिर बच्चों ने सोचा, भाई क्या दिक्कतें हो रही हैं, हमारा एवरेज इतना हाई क्यों जा रहा। हमारा जो एग्ज़ाम हुआ था वो टोटल 44 सेंटर पे हुआ था, ठीक है।
ये एसएससी का ऑफिशियल ट्विटर चैनल है, एक्स जिसका नाम अब हो गया, वहाँ से पता चला 44 सेंटर पर एग्ज़ाम हुआ था इनका री एग्ज़ाम। फिर सारे बच्चे एक ग्रुप में जुड़ने लगे, जो कि कॉमन सी बात है ना, पता चलने ही लगता है। सारे बच्चे जिस शिफ्ट में इतना ज़्यादा चीज़ें हुई हों उस, और अभी तक हम अंदाज़ा लगा रहे थे ना कि इन्होंने सारे उन बच्चों का एग्ज़ाम करा लिया जिन्होंने अपनी शिफ्ट में अच्छा स्कोर किया था। उन सारे बच्चों को बुला के री एग्ज़ाम कराया, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था भाई किस बेसिस पे सारे बच्चों को बुलाया। ये देख के बुलाया कि सारे अच्छे स्कोर कर रहे हैं, इनको बुला लेता हूँ, कहीं इन्होंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया क्या, ऐसा हम लोग सोच रहे थे। उसके बाद सारे बच्चे अलग अलग ग्रुप में जुड़ने लगे और वहाँ से पूरा डाटा बच्चे धीरे धीरे निकालने लगे। जैसे मेरा जो सेंटर था वो ये था, ठीक है, यहाँ 195 स्टूडेंट आए थे और ये बिल्कुल करेक्ट डाटा है क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पूछा भी था और मतलब बच्चे देख के भी पता चलता है और पूछा भी था। मेरी लैब 1 और लैब 2 जो है वो एक में ही थी और उसी में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट से अराउंड 110 के आसपास, बाकी लैब 3 थी उसमें कुछ स्टूडेंट होंगे। तो हाँ 195 की बिल्कुल करेक्ट डाटा है। तो इससे पता चलता है कि जो ये शिफ्ट थी ना 14 अक्टूबर वाली, ये 14 अक्टूबर शिफ्ट जो थी, इसमें जो बच्चे आए हुए थे अराउंड 8 के, ठीक है, और टोटल 13.5 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है सीजीएल का। जो एवरेज आ रहा है ना बाकी शिफ्ट के लिए वो 30,000 के अप्रॉक्स आ रहा है, यानी बाकी शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो 30,000 दिया है, मेरी शिफ्ट में जो बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है वो 8,000 बच्चों ने दिया है, ठीक। उसके बाद हमारे चेयरमैन जी का इंटरव्यू आया कि री एग्ज़ाम में ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये एक्चुअली क्वेश्चन ये नहीं था, मैं दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या था उसका। ये इम्पर्सोनेशन एंड मैल प्रैक्टिस हैव बीन ग्रोइंग कंसर्न्स इन ऑनलाइन एग्जाम्स, हाउ इज एसएससी एड्रेसिंग दिस। तो चेयरमैन साहब जी ने कहा क्या कहा कि कमीशन जो है इंक्रीजिंगली रिलाइंग ऑन टेक्नोलॉजी टू डिटेक्ट एंड कर्ब इम्पर्सोनेशन। फॉर इंस्टेंस हमने कंडक्ट कराया सीजीएल 45 से 50 शिफ्ट में और वहाँ पर एक स्पेशल शिफ्ट शेड्यूल की गई है कल के लिए। ये एक्चुअली ये जो पब्लिश हुआ था ना, ये पब्लिश हुआ है, मैं डेट दिखा देता हूँ, 20 अक्टूबर को, ठीक है। ये रिटन बाई मृदुस्मिता देका के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब अपनी वाली बात पे चलते हैं। ये पहले लिया गया होगा, ये जो इंटरव्यू है इनका छापा बाद में गया, कहाँ गया, हाँ ये था। इन्होंने कहा कि 45 से 50 शिफ्ट में लिया गया है और एक स्पेशल शिफ्ट है टुमारो, ठीक है, जो शेड्यूल्ड है। यहाँ पर उन कैंडिडेट्स को लिया जा रहा है जिन पर क्लियर सस्पिशन ऑफ मैल प्रैक्टिस है। पहली बात, कैसी मैल प्रैक्टिस, कौन सी मैल प्रैक्टिस? अरे भाई तुम एग्ज़ाम ले रहे हो, तुम्हारे पास सिस्टम है, तुम्हारे पास सीसीटीवी फुटेज है, तुम्हारे पास सारा डाटा है, देखो कौन सी मैल प्रैक्टिस हुई है कि तुम सबको बुला के री एग्ज़ाम करा लोगे। कह रहे हैं कि क्लियर सस्पिशन है मैल प्रैक्टिस का, कोई प्रूफ नहीं। सीधे जो मेल आया था सारे स्टूडेंट को वो आया था कि आपका क्या है, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल वजह से हम ले रहे हैं री एग्ज़ाम। अब क्या है, कैंडिडेट इन्वॉल्व है इन मैल प्रैक्टिस, वी विल हैव टू डिबार देम। अगर ये कैंडिडेट्स ना दोबारा फाउंड हुए मैल प्रैक्टिस में तो हम इनको डिबार कर देंगे, ठीक है। Some candidates may feel thereby being unfairly targeted. Many say their exam went well, yet they are being asked to reappear. But if someone hacked the system and scored high marks, we will ask them to take the risk. ये क्या है, अगर कोई बच्चा अच्छे से मेहनत कर रहा है, पढ़ रहा है और वो एक अच्छा स्कोर कर रहा है तो तुम उसको मैल प्रैक्टिस के लिए बुला लोगे। अरे यार तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, कोई ढंग की चीज़ें, इतने तुम्हारे पास ठोस प्रूफ होते ना तो तुम डिबार कर देते। इनके पास कुछ नहीं है, इन्होंने देखा कि भाई ये सब ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हम तो नहीं कर पाते थे तो बुला लिया सबको। अरे भाई मतलब क्या लॉजिक है। अब जिस शिफ्ट में तुम सारे अच्छे स्टूडेंट को डाल दोगे ना, उनका एवरेज कहाँ रहेगा, वो उनको क्या लगता है, तुमको क्या लगता है। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये हर शिफ्ट से निकाले गए हैं, हर शिफ्ट से अच्छे बच्चों को बुला के इसमें डालोगे तो इस शिफ्ट का एवरेज कहाँ जाएगा, और इनका तो घटेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ के जो स्कोरर हैं अच्छे वो तो इसमें आ रहे हैं ना, री एग्ज़ाम दे रहे हैं। और ये शिफ्ट टफ है, मतलब कुछ भी कर रहा है बंदा, इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। ये उस टाइप के चचा वाले हैं, ये गाँव में नहीं होते थे। मैं बताता हूँ एक किस्सा। एक मेरे पड़ोस में थे, तो उनका ना कुछ प्रेस टाइप कुछ ख़राब हुआ, ठीक। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रेस बना दो। तो मैंने कहा मुझे नहीं आता है। तो कह रहे हैं अरे हम तो सोचते थे तुम पढ़े लिखे हो। मतलब क्या पढ़ा लिखा, क्या पढ़ा लिखा मतलब कुछ भी करूं। अब मैंने एक बार हाई स्कोर किया
अब तुम 15 दिन बाद बुला के कह रहे हो फिर से करके दिखाओ, पहले तो कर लिया था, अब काहे नहीं कर पा। भाई तुम शिफ्ट देखो, एवरेज देखो। और जब एक आदमी एक पेपर होता है ना, उस टाइम पे एक बच्चा बहुत सही तरीके से पढ़ रहा होता है, वो अपनी छुट्टियां भी नहीं करता है, वो मेहनत करता है चीज़ों पर। एक पता है पढ़ने में एक टारगेट लेके चलता है चीज़ों को, कि कब उसको करंट अफेयर्स पढ़ना है, कौन सा कब पढ़ना है, कब तक याद रहेगा, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तब जाके एक बच्चा हाई स्कोर करता है पर किसी पर्टिकुलर शिफ्ट में। अचानक किसी को बुला के कुछ भी दे दो, हाई स्कोर नहीं करेगा, डिसेंट स्कोर वो हर बार करेगा। तो डिसेंट स्कोर किया है भाई, डिसेंट स्कोर किया है यहाँ भी हर बच्चों ने। ये एवरेज है, समझ रहे हो। 135 140 जिन बच्चों के आ रहे हैं, ये सब डिसेंट स्कोर हैं। तुम इनको 10-15 दिन का अच्छा टाइम दो और इनको वही ये माहौल है ना, ये 150 फिर से मार देंगे। मतलब ये कर सकते हैं, ये सारे अच्छे बच्चे हैं। तुम एक टफ शिफ्ट में बुला के ये गंदी चीज़ें कर रहे हो और फिर कोई लॉजिक के साथ तुम इस तरह का बातें कर रहे हो कि फिर से कर देंगे तो उनको हम मतलब वो फिर से अगर अच्छा स्कोर कर देंगे तुम कहोगे फिर से हैक कर लिया, डिबार कर दोगे। ये तुम प्री में हालत मचा रखी है इन्होंने, क्या ही कहूँ मैं। चलो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक। तो ये मैंने सारा डाटा दिखाया आप लोगों को। ये यहाँ पे सारे किस सेंटर में कितने भी जितने भी री एग्ज़ाम वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो इसमें देख लें कि उनके सेंटर पे इतने ही बच्चे होंगे अप्रॉक्स, ठीक है। वो वेरीफाई कर सकते हैं, अपने आप से खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये टोटल 44 सेंटर का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं। अब क्या करना है, देखो अपनी चीज़ें आप SSC को मेल करो, ठीक है। उसके साथ साथ ये पूरी सिचुएशन ना यहाँ पर लिखी हुई। अच्छा हाँ, 21 परसेंटाइल की बात मैं बता देता हूँ। ये थोड़ा मस्त चीज़ है, जानो इसको। मस्त चीज़ क्या, बड़ी दुखद चीज़ है, लेकिन जानो। ये 21 परसेंटाइल में क्या करेंगे, हर शिफ्ट से एक समान परसेंटाइल के बच्चे उठाएंगे, ठीक है। अब जैसे 30,000 है, इन्होंने 90 परसेंटाइल पे बच्चे उठाए, तो जिस शिफ्ट में 30,000 बच्चे हैं ना, वहाँ उस शिफ्ट से 3,000 बच्चे लिए जाएंगे। और हमारी शिफ्ट में कितने हैं, 8,000, तो हमारी शिफ्ट से कितने ले जाएंगे, 800 बच्चे। सोचो, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कि इतना जितना बुरा हो सकता है ना 14 शिफ्ट वालों के साथ, वो कर रहे हैं ये लोग। अब बात करते हैं करना क्या है भाई। SSC को मेल करो, ग्रीवेंस डालो, ठीक है। ये पूरी स्टोरी जो है, ये पूरी घटना, ये इस फॉर्मेट में, मतलब लेटर फॉर्मेट में लिखी हुई है, ठीक है। ये मैं अभी ना डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो कुछ टेलीग्राम ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, आप जाओ उसमें ज्वाइन करो, वहाँ पर ये आपको मिल भी जाएगा, ठीक है। ये जितने भी न्यूज़ चैनल है ना, उनको मेल करो कि वो इस बात को दिखाएं, वो पूछें कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, बात करने से चीज़ें होती हैं भाई, मानो चीज़ें। इस वीडियो को या जिसकी भी आपको वीडियो ठीक लगे इस मैटर की, उनको स्टेटस पे लगाओ, लोगों को बताओ, लोगों को कहीं भी, मतलब कहीं भी अपने व्हाट्सएप पे लगाओ, इंस्टाग्राम पे लगाओ, किसी को भेजो, कुछ भी करो। इस बारे में बात होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, बात होने से चीज़ें होती हैं। लोग कुछ करें ना करें, लेकिन उसके बारे में लोगों को पता होना भी ज़रूरी होता है कि चीज़ें हो क्या रही हैं। तो इसका लिंक कहीं भी डालो, कुछ भी करो, इन चीज़ों को, इस लेटर को अपनी स्टोरी पे लगाओ, स्टेटस पे लगाओ, इस वीडियो को लगाओ, कुछ भी करो, लेकिन तुम्हारी बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। एक स्टूडेंट बहुत मेहनत करता है, 1 साल वो मेहनत करता है, तब जाके वो एक पेपर देता है, और एक पेपर में उसकी पूरी मेहनत होने के बावजूद उसके साथ क्या, बस उसकी क्या गलती है कि उसने अपनी शिफ्ट में अच्छा स्कोर कर दिया। अच्छा स्कोर कर दिया तो SSC को लग गया भैया मैल प्रैक्टिस, पकड़ लो। अरे यार, क्या मैल प्रैक्टिस, तुम्हारे पास सिस्टम नहीं है, तुम्हारे पास CCTV है, उसका सिस्टम है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, तुम उसमें वेरीफाई करो ना। तुम उसको बुला लोगे कि ये तुम कैसे दोबारा ऐसे अच्छा स्कोर कैसे कर दिया, फिर से करके दिखाओ, लाओ इधर आओ। क्या है ये नॉनसेंस, एक नंबर की बकवास, मतलब क्या बोलूँ। लेकिन इसके बारे में बात होनी चाहिए और निराश नहीं होना है, ठीक है। मोटिवेटेड रहना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अदर दूसरे एग्ज़ाम देने हैं भाई, नहीं हो रहा चीज़ें इसमें हो रही हैं, दूसरे एग्ज़ाम देना है, लेकिन निराश नहीं होना है, ठीक है। और अपने लिए चीज़ें बोलनी है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें उन लोगों की दिक्कत है जिन्हें चीज़ें समझ में नहीं आती कि एक स्टूडेंट कितनी मेहनत करता है, वो कहाँ से बिलोंग करता है, किन किन चीज़ों से लड़ रहा होता है। एक हाई स्कोर करने में ना, पता 140 तक आदमी बहुत अच्छे से आता है, 140 से 160 जाने में ना बहुत मेहनत लगती है, छोटी छोटी गलतियों पे काम करना पड़ता है, और वो गलतियाँ फिर से हो सकती हैं अगर तुम सही से मेहनत ना करो, प्रैक्टिस ना करो।
लेकिन इनको कहाँ समझ में आता है, इनको तुम एक बार कर दो तो ये फिर कैसे फिर से करके दिखाओ। और क्या बात है ये भाई तुम्हारी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। लिंक दिए हुए हैं नीचे और जाके उन पे मेल करो, अपनी चीज़ें लिखो, बोलो इसके बारे में, बात करो। ओके, जय हिंद, बाय।